खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अभी तक आपने सुना सुभाष हिंदुस्तान की आजादी के मोर्चे पर आगे बढ़ रहे थे। जापान को साथ लेकर लड़ी जा रही लड़ाई में वो अपनी आजाद हिंद फौज के स्वाभिमान से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे और अपनी जिद के साथ आगे बढ़ रहे थे। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियां रंगून से कूच करने के लिए तैयार थीं। टुकड़ियों को मेमियो पहुंचकर जनरल मुदगुची को रिपोर्ट करना था। आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर यानी जमाल एवेन्यू में खासी हलचल थी। सभी अपने काम में व्यस्त थे। अब आगे कहो शमशेर, क्या कहना चाहते हो? नेताजी, अमेरिकी विमानों का दुस्साहस तो देखिए, कभी भी आकर बम बरसाकर चले जाते हैं। उन्हें अपना काम करने दो, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारा पुण्य लक्ष्य है और भारत को आजाद कराने की जिद, जीत हमारी होगी। हाँ शाहनवाज, मोमियो में जनरल मुदाकाची तुम्हारी टुकड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वहां पहुंचते ही तुम्हें जंग के मैदान में उतरना है। जो आदेश नेताजी, आपके सिपाही आपको निराश नहीं करेंगे। जापानी अफसरों को लगता है कि सिंगापुर में हुई लड़ाई में ब्रिटिश फौज के साथ हार से हिंदुस्तानी फौजियों का मनोबल टूटा हुआ है, इसीलिए हौसले के साथ लड़ने पर उन्हें शक है। परंतु शानो, तुम्हें अपने काम से साबित करना है कि आजादी की तमन्ना से मैदान में उतरने वाले युद्धबंदी नया इतिहास रच सकते हैं। नेताजी, आप अपने जाबाजों को विदा करने आएंगे ना? क्यों नहीं? जिनके दम पर आजाद हिंदुस्तान का सपना देखा है, उन्हें मोर्चे पर भेजने से पहले सैल्यूट करने जरूर आऊंगा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। सैनिकों, जंगल में छुप जाओ। नेताजी, नेताजी आप मन से नीचे उतर आइए, जल्दी कीजिए। नहीं शाहनवाज, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नेताजी, संकट की घड़ी में आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? कौन करेगा हमारा नेतृत्व? आप अपने को संभालिए, नहीं तो हमें कौन संभालेगा? नेताजी, बचे मंच के पास बम गिरा है। क्या हुआ बुरेवाल, तुम्हारी हथेली जख्मी हो गई? हमारे नेताजी तो बच गए। अमेरिकी विमानों के निशाने पर आप ही थे। तत्काल एम्बुलेंस से बुरेवाल को मेडिकल यूनिट ले जाइए, जल्दी कीजिए। अमेरिकी विमानों को विमानतल से निशाना बनाया जा रहा है। अब आने का साहस नहीं करेंगे। फौजियों, मैदान में आ जाओ। दोस्तों, पर्वत के उस पार हमारी जन्मभूमि है। उसकी आजादी के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद बहाना है। मां भारती हमें बुला रही है, अपने जाबाज जवानों को। हमारे अपने हमारा वहां इंतजार कर रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने के लिए। रणबांकुरो, उठो, हमें आराम कहां। क्रांति की मशाल हाथ में लो और ब्रिटिश साम्राज्य को राख कर दो। दुश्मन की दीवार को तोड़ दो, उसके पैरों को उखाड़ फेंको। अब अपनी जन्मभूमि को चूमने का वक्त आ गया है। हम अपनी मातृभूमि को अपने माथे से लगाएंगे। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभाष आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर में लौट आए थे, लेकिन फौजियों को रवाना करने से पहले
अमेरिकी विमानों की बमबारी उनके कानों में गूंज रही थी। फौजी को जिस तरह बम से उड़ते देखा था और मंच के पास गिरे बम को भूरेवाल ने जिस तरह दूर फेंका, वो मंजर नेताजी भूल नहीं पा रहे थे। हेडक्वार्टर आते ही वो भूरेवाल के पास पहुंचे। कैसे हो भूरेवाल? शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने अपना काम किया है। मेरे से कहीं ज्यादा मेरी जन्मभूमि को आपकी जरूरत है। मेरी जान चली जाती तो मैं धन्य हो जाता। नेताजी, आपका सिपाही जान दे देगा, अपना धर्म कभी नहीं भूलेगा। हिंदुस्तानी खून है जो कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटता। शाबाश, आराम करो। मैं अपने फौजियों को स्टेशन के लिए रवाना करके आता हूं। मिलते हैं जल्द। शानो, तुम आजाद हिंद फौज का झंडा लहराने वाले पहले सेनानी हो। अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होना। नेताजी, आपका शानो जान दे देगा लेकिन लक्ष्य से नहीं भटकेगा। अच्छा नेताजी, चलता हूं। मेहरबानी करके अपना ख्याल रखें। फिक्र मत करो, ऐसा कोई बम ब्रिटिश के बारूद खाने में नहीं है जो तुम्हारे सुभाष को खत्म कर सके। जय हिंद। जय हिंद। आजाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर का पता अब रंगून की जगह मेमियो हो गया था। मेमियो मुख्यालय आने पर ब्रह्मदेश के प्रधानमंत्री डॉक्टर बामा ने नेताजी के सम्मान में भोज रखा था। भोज में आनंद का माहौल था। भोज में रंगून के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। शराब के नशे में धुत शौकत पर नेताजी की नजर पड़ी, जो सीधा डॉक्टर बामा के पास आ रहा था। डॉक्टर माबा, हेलो। इसको यहां से ले जाओ, ये होश में नहीं है। इस वक्त इसे ये नहीं मालूम कि ये किससे बात कर रहा है। चलो चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो ये? तुम नशे में हो। चलो चलो, आओ इस तरफ, हटो यहाँ से। मुझे कुछ बात करनी है मिस्टर बामा से। मैंने कहा इसे यहां से तत्काल ले जाइए। ये शर्मिंदा कर रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री से कैसे बात की जाती है इसे नहीं मालूम, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मिस्टर बोस, नशे में बहुत कुछ हो जाता है। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। अगले दिन शौकत सुभाष जी से अपनी हरकत के लिए माफी मांगने पर अड़ा था और नीचे सिर किए हुए खड़ा था। शौकत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। नेताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। शौकत, किस किस गलती के लिए माफ करूं तुम्हें? सिंगापुर के नाइट क्लब में जो तुमने चीनी लड़कियों के साथ बदतमीजी की उसके लिए? परेड में शराब पीकर आने के लिए? बताओ किसके लिए माफ करूं तुम्हें? नेताजी, आपकी कसम, आज के बाद से एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरेगी। ऐसा तुम कितने बार कह चुके हो? तुम्हारी शराब छोड़ने की बात पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नेताजी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इम्फाल जाने दीजिए। लगता है तुम्हें पता लग गया है कि नागा प्रदेश में कच्ची शराब भरपूर मिलती है, इसीलिए जाने की जिद कर रहे हो। लो शौकत, ये 5000 लो और यहां से चलते बनो। कहाँ जाऊं नेताजी, ये भी बता दीजिए। कहीं भी जाओ, विमान पकड़ो और जाओ यहां से। बेसुध होकर अपनी जिंदगी जियो, नाचो गाओ, जाओ यहां से। आजादी की लड़ाई हम लड़ लेंगे। नेताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नेताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जो आदेश दे रहा हूं उसका पालन करो। इसे हटाओ मेरे सामने से। शौकत को जीप में बिठाकर उसके साथी विमानतल पर छोड़ आए। नेताजी दिन भर काम में व्यस्त रहे। उनके पास शौकत की खबरें पहुंच रही थी। बताया गया कि वो बैंकॉक नहीं गया
बल्कि विमानतल के पास ही भटक रहा है। कुछ देर बाद पता चला कि वो रंगून में भिखारियों को खैरात बांट रहा है। शाम हो गई थी। शौकत फिर नेताजी के पास आ गया। नेताजी, माँ की कसम कभी शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए नेताजी। शौकत, तुम फिर पी कर आए हो? हाँ नेताजी, आज मैंने बहुत पी है, गले गले तक पी है, लेकिन चढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं चढ़ रही तुम्हें? नेताजी, मुझे मेरी कमांड दे दें, मुझे मोर्चे पर जाने दें, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। सुनो, जी नेताजी। तुम शौकत को अपने साथ ले जाओ। कहाँ? कहाँ ले जाओगे? इम्फाल ले जाओ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जो कह रहा हूं वैसा ही करो। जी। सैल्यूट करता हूं नेताजी, आपने अपने शौकत को माफ कर दिया। अब आपका शौकत कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। कलकत्ते के पास बराकपुर में जनरल स्लिम का हेडक्वार्टर था। विमानतल पर बॉम्बर विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। साउथ ईस्ट एशिया कमांड का सेनापति माउंटबेटन दौरे पर आया हुआ था। सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम आसाम और ब्रह्मदेश की सरहद पर जायजा लेने जाने वाली थी। ब्रिटिशर्स ने यहां 14वीं बटालियन का गठन किया था। स्लिम जनरल, आपको नहीं लगता कि जापानी फौज के हमला करने से पहले हम उन पर हमला कर दें? इसका हमें फायदा होगा। सर, हम आगे की ओर बढ़ते जाएं तो इम्फाल से कबावा घाटी में चिंदविन की 100 किलोमीटर की निगरानी कैसे करेंगे? जापानी फौज और गद्दार आजाद हिंद फौज की सही ताकत का अंदाजा भी तो हमें नहीं है। मतलब आपका कहना है कि हम हमले के लिए जापानियों के चिंदविन नदी को पार करने का इंतजार करें? जैसे ही वो नदी पार करें तो हम हमला कर दें? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। इसमें जोखिम है। हमारे पास आखिरी रास्ता ये है कि हम इम्फाल में ही डेरा डाले रहें, पटार तक फैली टुकड़ियों को पीछे बुलाएं और हेडक्वार्टर के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर दुश्मन को हमला करने दें। ऐसा किया तो हमारा जीता हुआ पीछे का इलाका दुश्मनों के हाथ लग जाएगा। ये खतरनाक आइडिया है। नहीं, इसके जरिए ही हम जीत के करीब पहुंच सकते हैं। चलिए, विमान उड़ान भरने के लिए हमारा वेट कर रहा है। बंगाल का हरा भरा इलाका खत्म होने के बाद विमान आसाम की घाटियों की ओर बढ़ रहा था। गहरी घाटियां और घने जंगल नजर आ रहे थे। माउंटबेटन को चर्चिल के वे शब्द याद आने लगे जो चर्चिल ने क्यूबेक की परिषद के समय कहे थे। डिका माउंटबेटन, आसाम में तुम पर 2 जिम्मेदारियां होंगी, एक जापानी फौजों को हराना और दूसरी हवाई हमले करते हुए पैसिफिक इलाके से जापानी विमानों को हिंदुस्तान की ओर मुड़ने के लिए विवश करना। मार्ग में डिब्रूगढ़ के पास झाबुआ और मगरीटा के जंगली हवाई अड्डे दिखने लगे। लीडो की अमेरिकन छावनी भी दिखाई देने लगी। स्कोल्स, ये क्या दिख रहा है? ये दीमापुर है। यहाँ तो आबादी से ज्यादा गोदाम नजर आ रहे हैं। लगता है यहाँ पे खाने पीने की चीजों को स्टोर करके रखा गया है। सर, 11 मील तक गोदाम फैले हुए हैं। युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना हो, ये खाने की सामग्री की कमी नहीं होने देगी। लगता है हमारा प्लेन कोहिमा से गुजर रहा है। जनरल, क्या ख्याल है आपका? क्या जापानियों के पास खड़े पहाड़ को पार करके आने की हिम्मत होगी? यू आर राइट स्कूल्स। 11-12 हजार फुट ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर आना कोई मजाक नहीं है। फौज आ भी जाए तो तोप खाना, रसद और खोला बारूद लाना पॉसिबल नहीं है।
जनरल, मुझे लगता है जापानी जरूर पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे? उस सुभाष बोस को दीमापुर लाकर रेलगाड़ी में बिठा देंगे। बेचारा ट्रेन से उतरकर जल्द यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएगा। कुछ भी कहे, लेकिन उस सुभाष बोस में कुछ तो है। कहीं आजाद हिंद फौज एक दिन सिरदर्द न बन जाए। मैंने उस सुभाष का इतिहास पढ़ा है। बेहद खुराफाती इंसान है वो। हिंदुस्तानी जनता पर उसका जादू चलता है। लंदन से जब आ रहा था तब चर्चिल ने मुझसे कहा था कि सुभाष बोस को हल्के में मत लेना। उस खुराफाती बोस को जापान का प्राइम मिनिस्टर टोजो अपने इशारे पर नचा रहा है। भाग्य ने उसका साथ दिया और वो ब्रह्मपुत्र को पार करके बंगाल की सीमा के आसपास पहुंचा तो विमान पकड़कर लंदन से भाग निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरे पास। सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जापान पर बोस ने कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी है। हम कुछ भी कहें, लेकिन जापान उसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक देश मान रहा है। उसी तरह उसका समर्थन और सहायता भी कर रहा है। इसका एक ही इलाज है कि बोस और उसकी आजाद हिंद फौज की सभी खबरों को सेंसर किया जाए। उसकी कोई खबर हिंदुस्तानी जनता और हमारी फौज तक नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही उन्हें ये पता चल सके कि आजाद हिंद फौज जैसी किसी सेना का गठन भी हुआ है। ऐसा होने पर ही हिंदुस्तान में विद्रोह होने की पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जा सकेगा। सर, विमान माउंटबेटन और अन्य अफसरों को लेकर अब इम्फाल पहुंच रहा था। पायलट ने कहा, सर, हम इम्फाल पहुंच रहे हैं। 25 मील की दूरी पर पालेल का हवाई अड्डा दिख रहा है। ब्रिटिश फौजों ने यहां 3 और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है। इम्फाल और पालेल साल भर काम में आने वाले हवाई अड्डे थे। दक्षिण की ओर चीनी पहाड़ी देखकर माउंटबेटन चिंतित हो गए। ओह माय गॉड, अगर दुश्मन सामने की टेकरी पर चढ़ जाए तो इम्फाल का हवाई अड्डा आसानी से उड़ा देगा। क्यों? सर, हमने बचाव की व्यवस्था पहले से कर रखी है। वहां से चलते हैं। आपके स्वागत की तैयारी पहले से ही की गई है। वो लोग साउथ ईस्ट एशिया के चीफ कमांडर का वेलकम करना चाहते हैं। नहीं नहीं, नो, मैं आपके साथ खुली जीप में 4थी कोर के हेडक्वार्टर चलूंगा। यहां पर युद्ध की प्रॉपर तैयारी की गई है। विमान, गोला बारूद, बंकर, सब कुछ जमा किया गया है, लेकिन हेडक्वार्टर बस्ती से दूर बनाया गया है। लीजिए, ये आ गया हेडक्वार्टर। ओके, लंच पे मिलते हैं। राइट सर। वेल स्कूल्स, याद है ना 2 साल पहले आपकी फौज को जापान की 33rd डिवीजन से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था? सर, उस समय सेना का नायक मैं नहीं था। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वही पुरानी आक्रामक 33वीं जापानी डिवीजन चामू के मार्ग से इम्फाल पर हमला करने वाली है। हो, मतलब आपका दुश्मन पुराना ही है और उसे घाव भी पुराने हैं। इस बार गॉड आपको बदला लेने का मौका दे रहा है। सर, ये मणिपुर प्रदेश का नक्शा देख रहे हैं। 17वीं ब्रिटिश डिवीजन दाहिनी ओर टिडीम के पास चीनी टेकरी पर थी, जबकि 20वीं डिवीजन बाईं ओर पालेल और टामू इलाके में थी। और ये 80 मील की दूरी देख रहे हैं। इस जंगली इलाके में इतनी ज्यादा दूरी खतरनाक है। जापानी हमला चाहे जब हो, मैंने अपने पास स्ट्राइकिंग फोर्स की एक आरक्षित डिवीजन तैयार रखी है। हमने अपनी ओर से जबरदस्त तैयारी कर रखी है सर।
आप कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परिणाम तय करता है भूमिका। फतह होने पर ही शाबाशी दूंगा। चलिए सैनिकों के बीच में चलते हैं। राइट सर। सैनिकों, कल तक कांग्रेस के मंच पर खादी पहनकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज क्रांति की बातें कर रहे हैं। उनके बहकावे में आके अपनी बलि मत दे देना। किसने कहा कि जापानी अजय हैं? उनके जैसा डरपोक और अनाड़ी और कोई नहीं है। हम मूसलाधार बारिश में लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हम डकोटा विमान से डिवीजन को इधर से उधर भेजेंगे। मेरे जैसा नेवल ऑफिसर सागर छोड़कर इस पर्वतीय इलाके में किस लिए आया है? मुझे किसी भी कीमत पर यह युद्ध जीतना है। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।